आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वेक्टर। तो वेक्टर में मतलब यार देखो, ये फिजिक्स का वीडियो है तो मतलब कुल मिला के वेक्टर उतना ही पढ़ाएंगे जितना फिजिक्स में पूछा जाता है। बाकी आपको बहुत डिटेल में ज्ञान चाहिए और बहुत बड़े महारथी हैं आप वेक्टर में, तो आप मैथमेटिक्स के वीडियोज़ में मिलिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वेक्टर की बात करेंगे और सिर्फ उतने की बात करेंगे जितने से आपको फिजिक्स का काम चल जाए। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए 2-3 कंडीशन होती हैं, 1, 2, 3 और 4। यार आमतौर पे आपने शायद 9th 10th में भी कभी कभार वेक्टर के बारे में सुना होगा, तो आपको ये बताया गया होगा कि मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है। ये पूरी तरह सही नहीं है, कुछ और भी बातें होती हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए। जैसे नंबर 1 बात, उसमें क्या होना चाहिए? पहली बात तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें जो है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड डायरेक्शन की, उसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर सम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरह का सीन बनता है, R = a² + b² + 2ab cos थीटा पावर 1/2। यार ये सब चीज़ें अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, हम आपको बता रहे हैं कि। और चौथी कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर, उसका जो सम है वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए। सम जो है वो कैसा होना चाहिए? कम्यूटेटिव होना चाहिए। यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर = b वेक्टर प्लस a वेक्टर आना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन एक साथ वैलिड होती हैं तभी कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है। अदरवाइज ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हुआ तो वेक्टर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए वेक्टर है, तो उसमें डायरेक्शन होना कंपलसरी है, पक्का उसमें डायरेक्शन होगी। ये क्या है? ये कंपलसरी है। एक बात, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन का होना कंपलसरी है। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में पहले से ही डायरेक्शन है, आपको पता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वेक्टर है। हो सकता है वेक्टर ना भी हो। कुछ एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन तो है लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर नहीं होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपका हो सकता है टाइम में यार डायरेक्शन होती है। कैसे बताया? पास्ट से फ्यूचर की तरफ टाइम फ्लो होता है, आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन होती है इसमें। इसके अलावा, लेकिन इसके बावजूद ये वेक्टर नहीं है। कैसा है? स्केलर है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट भी यार प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ चलती है। इसका मतलब इसमें भी डायरेक्शन होती है, मगर स्पेसिफाइड डायरेक्शन ना होने के कारण ये क्या है? स्केलर है। दूसरी बात, ये पैरेललोग्राम लॉ, जो वेक्टर सम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ है, उसको इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करती है। तीसरा एग्जांपल हो सकता है प्रेशर में भी यार डायरेक्शन होती है। प्रेशर भी तो किसी डायरेक्शन में ही लगता है ना, लेकिन प्रेशर क्या नहीं है? प्रेशर जो है वो वेक्टर नहीं है, ये है क्या? ये स्केलर है। इसके बाद आते हैं, ऐसे ही कुछ काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो जिनमें डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। तो मतलब अगर आपको चेक करना है कि वो वेक्टर है कि नहीं है, तो वो जो पिछली 3-4 कंडीशन बताई थी वो सारी फॉलो होनी चाहिए, तभी जाकर वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? वो फिजिकल क्वांटिटी तभी जाकर वेक्टर होगी। अब समझ लेते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर वेक्टर स्केलर के टर्म में देखा जाए तो 3 टाइप की होती हैं। एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। एक तीसरा टाइप भी होता है जिसको टेंसर कहा जाता है। टेंसर का एक एग्जांपल हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको ना तो आप वेक्टर कह सकते हैं और ना ही स्केलर कह सकते हैं। खैर, स्केलर के एग्जांपल लिख लें। टाइम हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है, और स्पीड हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। स्केलर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी क्या होता है? स्केलर होता है। आ जाइए वेक्टर में। वेक्टर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक
वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमने आपको बताया कि अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेक्टर पक्का होगा। वेक्टर होने के लिए 3-4 कंडीशन का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई वेक्टर है तो फिर इसका मतलब उसमें डायरेक्शन होना कंपलसरी है। ठीक है, अब आते हैं कि वेक्टर जो है वो 2 टाइप का होता है। वेक्टर होता है 2 टाइप का। एक वेक्टर होता है जिसको हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं, पोलर वेक्टर, और एक होता है जिसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। पोलर वेक्टर में आपको आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पहले होता क्या पोलर वेक्टर वो समझ ले। पोलर वेक्टर ऐसा होता है जिसका आपको इनिशियल पॉइंट पता होगा, इनिशियल पॉइंट, या फिर ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट पता होगा, या फिर क्या पता होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होगा। इसके अलावा अगर वो वेक्टर, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अलावा दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, फोर्स। और एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर यार रोटेशनल इफेक्ट देता है, रोटेशनल इफेक्ट देता है। जैसे यार अगर आप बोल्ट खोलते हैं, बोल्ट से नट को खोलते हैं तो वो उसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करके, और जब ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं तो वो बोल्ट ऊपर की तरफ चलता है। ऐसे घुमा तो आप ऐसे रहे, लेकिन वो चल कैसे रहा, ऊपर की तरफ। तो वो जो ऊपर की तरफ एक मतलब जैसे कोई चीज़ है उसको ऐसे जब आप घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके और वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो आप सोचिए कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जो एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसका रोटेशनल इफेक्ट हो, इस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। इसका एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके एग्जांपल हो सकते हैं एक्सियल वेक्टर के। अब एक बात समझें कि जैसे वेक्टर है तो वेक्टर को यार ऐसे शो किया जाता है। मान लो ये ए वेक्टर है तो इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल और इसको बोलते हैं हेड। तो ये इधर की तरफ ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या दिखाती है, लेंथ से रिप्रेजेंट होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेंथ से क्या रिप्रेजेंट होता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इसको इसी के पैरेलल, इसको इसी के पैरेलल अगर हम डिस्प्लेस कर दें, इसको घटाएं बढ़ाएं नहीं, एकदम इसको क्या करें, इसके पैरेलल ही हम डिस्प्लेस कर दें, इधर ले जाएं, इधर से इधर खिसका दें, तो भी ये वेक्टर बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अगर इसको इसी के पैरेलल हमें डिस्प्लेस करना है, मान लीजिए ऐसे ले जाते हैं, ऐसे बिल्कुल इसके पैरेलल, तो भी ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर एक वेक्टर को उसके पैरेलल हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं तो उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना तो उसकी डायरेक्शन बदलती है ना ही उसका मैग्नीट्यूड। इसका सेकंड पॉइंट आप देख लें कि अगर एक वेक्टर है, जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है और इसको अगर आप रोटेट कर देते हैं कुछ थीटा एंगल से,
इसको रोटेट कर देते तो अब ये वेक्टर जो है ए वेक्टर, वो ए वेक्टर ना होके बदल के कुछ नया वेक्टर बन जाएगा, वो बी वेक्टर हो जाएगा। यानी अगर किसी भी वेक्टर को आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, बशर्ते थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा 2 पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी वो 2 पाई इंटू एन टाइप्स नहीं होना चाहिए। थीटा जो है 2 पाई का मल्टीपल यानी कि 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। बाकी कोई अदर थीटा हुआ और आपने इस वेक्टर को रोटेट किया तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वेक्टर पूरा बदल जाएगा और बदल के एक नया वेक्टर बन जाएगा। थर्ड पॉइंट समझ लें, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसलेट करा देते हैं, ट्रांसलेट कराते हैं तो वेक्टर जो है अनचेंज्ड रहता है। वेक्टर क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा, वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता आएगा। हालांकि क्या हो सकता है कि इसका जो है वेक्टर का कोई कंपोनेंट हो सकता है, इसका कोई कंपोनेंट कोई पार्ट चेंज हो जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वेक्टर जो है वो अनचेंज्ड रहता है। और नेगेटिव वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए आपका एक वेक्टर है इस तरह का, ए वेक्टर है इस तरह का, और आपको इसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो बस उतने ही मैग्नीट्यूड का आप उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। यानी एक वेक्टर आपको दिया है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर उसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया है, तो क्या बन जाएगा, उसी वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। एकदम बेसिक बातें बता रहे हैं अभी आपको, अभी थोड़ी देर में थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी वेक्टर की। नल वेक्टर देख लें, नल वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 0, और डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अनडिटर्मिनेट होगी या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगी या अनडिटर्मिनेट भी बोल सकते हैं। तो ये हाल होते हैं कुछ वेक्टर के बारे में, नल वेक्टर आपको बता दिया। इसके बाद आता है कि यार अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसको इसका मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है खाली, और ये अलग से हम डायरेक्शन लिख दिए ये, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में भी अलग अलग लिखा जा सकता है। ए वेक्टर हो गया ए टाइम्स ईटा कैप, ईटा कैप उसकी डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है कि अगर मान लो एक वेक्टर है 3D में, तो वो एक्स की तरफ उसका कंपोनेंट एक्स है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसको एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि यार एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई जेड तीनों में है, ऐसे करके ऊपर की तरफ गया है, तो उसका एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट एक्स बनता है, वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट वाई बनता है और जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट जेड बनता है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से। और इसका जो रिजल्टेंट होगा आर स्क्वायर बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब कुछ अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ठीक से, अभी बस आपको बता रहे हैं कि क्या क्या उसमें सीन बन सकते हैं। तो इतना सारा था वेक्टर के बारे में बेसिक थ्योरी। अब जो काम की चीज़ है वो समझ लेते हैं। तो काम की चीज़ आती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो सबसे पहले जो मेथड है वो ट्रायंगल मेथड है। ट्रायंगल मेथड है वेक्टर एडिशन का। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए यहाँ है वो बी वेक्टर है, लेकिन इसको ऐसे गया है, इसको अगर यहाँ खिसका के लाएंगे इसके पैरेलल एकदम, तो ये बदलेगा तो है नहीं, तो इसको यहाँ ले आए, इस वाले वेक्टर के हेड से इस वाले वेक्टर की टेल जोड़ी है। अब क्या करेंगे, इसके टेल से इसकी हेड को जोड़ देंगे ऐसे, तो ये जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों का सम होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये मेथड बोला जाता है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो समझ लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आया आपका पी वेक्टर, और यहाँ से देखिए इसका हेड ये है और इसका टेल ये है, इसके टेल से दूसरे वाले का टेल जोड़ा है ऐसे। ये मान लीजिए आपका क्यू वेक्टर है और इसको ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से मान लीजिए एंगल थीटा है, तो आप क्या करें कि इसका पैरेललोग्राम बना लें, मतलब ये एंगल थीटा, तो यहाँ से इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, अब इससे इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता हुआ एक नया वेक्टर बना लें ऐसे। शायद सही से बना नहीं तो फिर से बना देते हैं ऐसे। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बराबर हो जाएगी, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें और इसको फिर ऐसे मिला दें। आप समझ लीजिए कि ये पी वेक्टर था और ये क्यू वेक्टर था, जिसके बीच का एंगल हमको क्या दिया है, थीटा दिया है, और इसको खिसका के यहाँ बनाना है ताकि ये क्यू वेक्टर है, ये वाला भी क्या हो जाए, क्यू वेक्टर हो जाए ऐसे। तो इस तरह से हम लोग क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे, और यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर निकल के आएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इससे आप डालिए ऐसे परपेंडिकुलर इस पे, ये 90 डिग्री हो गया। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखा ए बी सी डी और इसका नाम मान लीजिए रख दिया ई। तो आप हमको बताइए इस वाले में ये एंगल 90 है, ये थीटा, तो यही वाला क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लगा देते हैं, कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी ई अपॉन बी क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा इक्वल टू बी ई की जगह बी ई लिख देंगे, बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड केवल क्यू लिख देंगे, वेक्टर हटा देंगे, केवल हमको लेंथ ही तो चाहिए यहाँ नीचे। तो यहाँ से बी ई बराबर क्या आ जाएगा, वो आएगा क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो बेस है उसकी वैल्यू, इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी क्यू कॉस थीटा। अब बात करते हैं ये परपेंडिकुलर वाली लेंथ की, इसकी अगर ये हमको चाहिए तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा आ जाएगा सी ई अपॉन ये हाइपोटेन्यूज यानी क्यू, तो सी ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू साइन थीटा। ये देखिए सी ई कितना आ गया, क्यू साइन थीटा आ गया। माने अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे क्यू साइन थीटा। अच्छा, इसका वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा आर के बराबर, यानी वेक्टर हटा देंगे। तो ये आर यानी इसकी लेंथ मान लो हमने आर मान ली है, तो ये निकालने के लिए अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये देखिए इतना बड़ा, यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा ऐसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से इसको आप बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज मान लें, तो वही एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो लगा देंगे अगर आप, तो आपको निकल के आ जाएगा आर। चलिए करते हैं, देखिए ये यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे बेस का स्क्वायर यानी पी प्लस क्यू साइन थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, क्यू स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ से अगर आप आर निकाल के लिखना चाहें आंसर में तो ये स्क्वायर लगा, उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप लर्न करें, इसी को उसमें जहाँ पर आपको वेक्टर की जो सेकंड थर्ड लाइन लिखवाई थी वहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा पावर 1/2।
ये इस तरह का कुछ लिखा था, देखिए। तो अब इसमें कुछ बातें समझने लायक हैं। जैसे बताइए, अगर ये रिजल्टेंट इस वेक्टर से मान लीजिए फाई एंगल बनाता है ऐसे, तो ये साइड आपको पता है क्यू साइन थीटा और ये साइड पता है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप लगाते हैं टेन फाई क्यों लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पता है आपको। तो टेन फाई आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और यहाँ से अगर फाई निकालना चाहें तो आ जाएगा टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा कि यानी कि ये वाला जो वेक्टर होगा वो इस वेक्टर से कितने एंगल पर होगा, यानी डायरेक्शन सहित आप इसका आंसर बहुत आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कुछ बातें ऐसे भी समझी जाए कि यार ये बताइए कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आपने निकाल ही लिया है, उसको मैक्सिमम मिनिमम कब क्या होगा ये भी समझा जा सकता है। ये बताइए कि आपने जो फॉर्मूला निकाला है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये वाला ऐसे जो फॉर्मूला बनाया है उसमें अगर क्या हो कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, यानी कि पी वेक्टर पैरेलल हो जाए क्यू वेक्टर के, तो बताइए आर क्या आएगा। आर आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0 डिग्री, यानी यहाँ से आर निकल के आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। यार आर आ जाएगा इसमें से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा p प्लस क्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 जब डालते हैं तभी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आती है, वो क्या होगी 1। तो हमने पूरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कर दी है, इसका मतलब ये आर मैक्स कितना है p प्लस क्यू, यानी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू p प्लस क्यू हो सकती है। दूसरी बात भी समझ लेते हैं कि अगर मानते हैं कि इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मान लीजिएगा 180 डिग्री है, तो यार कॉस 180 का मान -1 होता है। यहाँ -1 डालेंगे तो r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अच्छा कम से कम मान भी -1 ही होता है कॉस थीटा का, तो यहाँ आ जाएगा -2p क्यू। कॉस थीटा की जगह -1 डालिए तो क्या आएगा -2p क्यू। अच्छा r इक्वल टू क्या आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ऐसे, और अंडर रूट हटा देंगे फिर, तो r बराबर आ जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी p डिफरेंशियल मतलब अरे यार डिफरेंस जो p q का डिफरेंस जो आएगा मिनिमम, वो रिजल्टेंट r मिनिमम होगा। इसके आगे समझे कि एक केस ये बनता है कि p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q वेक्टर, यानी टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऐसे हालात में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यह आ जाएगा r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से r इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, ये कितना आया कॉस 90 जीरो होता है, तो मतलब कुल मिला के जीरो ही आ जाएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऑर्थोगोनल के केस में ये आंसर आता है। तो ये कुछ मैक्सिमम मिनिमम या इससे रिलेटेड 2-3 केस थे जो आपको अभी भी बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बेसिक थ्योरी और भी होती है। कुछ मामले होते हैं जैसे कि बोला जाता है कि वेक्टर सम इज कम्यूटेटिव। वेक्टर सम कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, माने p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू होता है q वेक्टर प्लस p वेक्टर। और सेकंड कहानी ये है कि वेक्टर सम इज एसोसिएटिव। वेक्टर सम कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है, यानी कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर, पहले ये बाद वाले दो जोड़िए, बाद में पहला वाला जोड़ दीजिए, या फिर पहले दो जोड़िए शुरू वाले और बाद में आखिरी वाला जोड़ दीजिए, आंसर बराबर आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है।
थर्ड बात ये समझे कि यार आपने देखा था आर की मिनिमम वैल्यू दो वेक्टर के लिए पी वेक्टर डिफरेंस क्यू वेक्टर आ रही है। यार ये वैल्यू मिनिमम कम से कम इसका डिफरेंस के बराबर होती है, यानी कि दो वेक्टर अगर अनइक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर दो वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं हैं तो उनकी वैल्यू उनके रिजल्टेंट का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखें। तो मिनिमम कम से कम कितने वेक्टर होने चाहिए? मिनिमम जो है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स और वो भी कोप्लेनर होने चाहिए। अब यार ये कोप्लेनर का चक्कर जरा आपको मैथ में सिखाएंगे। तो ये देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कोप्लेनर होने चाहिए। तो अगर उनको जोड़ेंगे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, तीन वेक्टर मान लीजिए हैं, तो कम से कम तीन वेक्टर होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, तभी उनका वेक्टर सम कितना आएगा? जीरो आएगा। या आर वेक्टर बराबर यहाँ से माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आ जाएगा। दो वेक्टर को जोड़ के तो कभी हो ही नहीं सकता। सब्ट्रैक्शन और देख लें आप। यार जो एडिशन बताया था पी वेक्टर, ऐसे हमने कहा था ऐड कर सकते हैं ऐसे, तो इसी को यार उल्टा कर लो, इसको वापस ऐसे कर लो तो ये माइनस क्यू वेक्टर बन जाएगा अगर पलट दिया तो, और बस इसको ऐसे मिला दो तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या आ जाएगा? वो आएगा पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स और स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारा कुछ अभी बाकी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नया वीडियो और उसके बाद कार्यक्रम कराएंगे। थोड़ा तेज़ी से चलने का कारण ये है कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कराया जा सके। ठीक है, बाय बाय।